Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm back with your lecture number 15 for BS Math students. BS Math second semester के students के लिए हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी फॉर द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पीछे जितने भी टॉपिक किए मैं उनका आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। हम लोगों ने रिग्रेशन पढ़ा, फंक्शनल रिलेशन पढ़ा, फिर हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पढ़ा। देन इसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल रिग्रेशन, पार्शियल कोरिलेशन पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आज जो करने जा रहे हैं, आप लोगों को बुक पे नज़र आ रहा होगा, लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड कर्व फिटिंग। हम लोग बेसिकली कर्व फिटिंग को पढ़ना आज सीखेंगे कि कर्व फिटिंग क्या होता है और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स क्या होता है। अच्छा क्लास, जो आपके पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स है ना, बेसिकली ये कहाँ से जनरेट हुआ, इसका ओरिजिन क्या था और ओरिजिन के बाद इसको यूटिलाइज किस बेस पे किया जाता है और हम लोग इसे फाइंड क्या करना चाहते हैं, इस मेथड को यूज़ करने का पर्पस हमारा क्या होता है। क्लास हमारे पास जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स होता है बेसिकली ये इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हमारे पास जो प्रिंसिपल है, इसको लेजेंडरी प्रिंसिपल नेम्ड आफ्टर एड्रियन मेरी। लेजेंडरी ने जो था इसको बनाया, एड्रियन मेरी जो इसको दरियाफ्त करने वाला था, सॉरी इसको बनाने वाला जो था एड्रियन मेरी लेजेंडरी था, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, लेजेंडरी प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड कर्व फिटिंग। उसने ये प्रिंसिपल 1805 में जो है इसको बनाया था। और इस प्रिंसिपल का मकसद क्या होता है, इस प्रिंसिपल में बेसिकली हम लोगों का काम होता है कि हम लोगों ने स्क्वायर्ड डेविएशंस को मिनिमाइज करना होता है। और स्क्वायर्ड डेविएशंस कौन सी होती हैं हम लोगों के पास, स्क्वायर्ड डेविएशंस बेसिकली हमारे पास होती हैं जो एरर टर्म्स होते हैं उनको हम लोगों ने मिनिमाइज करना होता है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आपको बता दिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया ये मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, इक्वेशंस के सोल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि समटाइम्स आप लोग मैथ के स्टूडेंट, आपको पता होगा कि एक से ज़्यादा जो होती हैं इक्वेशंस हम लोगों के पास होती हैं, तो इन एक से ज़्यादा इक्वेशंस के लिए आप लोगों को इनके सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। और एक से ज़्यादा इक्वेशन के सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों को क्या है, वो एक सेट ऑफ इक्वेशंस होती हैं, उसके लिए जो मेथड हम लोगों ने पढ़ना है वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स मेथड पढ़ना है। आप लोग कंसीडर करें हमारे पास फॉलोइंग सेट ऑफ मैं आपको बता रही थी कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स जो होता है उसमें हम लोगों ने सेट ऑफ इक्वेशंस को के सॉल्यूशन के लिए उसको यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस है जिसमें लिखा हुआ है a1 x1 b1 x2 c1 x3 सो ऑन k1 x1 इज इक्वल टू n1। पहली सेट ऑफ इक्वेशन को हमने नेम दे दिया L1 का। मैं यहाँ पर साथ साथ में लिखती भी जाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं इसमें। ओके देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली, वो क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन है a1 x1 प्लस b1 x2 प्लस c1 x3 प्लस सो ऑन k1 xn इज इक्वल्स टू L1। आप इस इक्वेशन को जो है L1 का नेम दे दें, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल्स और उनके कोएफिशिएंट्स के साथ एक इक्वेशन है। अगर देखा जाए तो ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि सब वेरिएबल्स की पावर हमारे पास 1 आ रही है, तो इसको हमने L1 इक्वेशन नंबर L1 का नेम दे दिया। अब हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसको हमने L2 का नेम दिया, और वो हमारे पास क्या है, a2 x1 प्लस b2 x2 प्लस c2 x3 प्लस सो ऑन k2 xn। ये हमारे पास सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन है। और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के बाद अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इक्वेशन बन रही है सो ऑन एक LM तक, यानी m जो है सेट्स ऑफ इक्वेशंस मेरे पास हैं, जिसमें मेरे पास कोएफिशिएंट am है, x1 प्लस bm x2 प्लस cm x3 एंड प्लस सो ऑन km xn। तो आप लोग देख रहे हो हमारे पास वेरिएबल x1 से लेके xn तक है,
और इनके साथ जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं A1 B1 प्लस सो ऑन Q1 एक इक्वेशन का सेट है, फिर देन A2 B2 और C2 के साथ, फिर AM DM CM के साथ, और ये मेरे पास जो है L जो है इक्वेशंस के सेट है। अब अगर मेरे पास ये इक्वेशंस इस तरह से हों, आपको पता है हम लोग मैथमेटिक्स में क्या रूल पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास जो अननोन्स हैं वो हमारे पास m इज इक्वल्स टू n के इक्वल आ जाए, तो हम लोग कहते हैं कि यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होती हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस यानी m नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाए अननोन्स के, जिनको हमने फाइंड करना है। अननोन हमारे पास कितने हैं, A1 K1 एंड सो ऑन AM से अननोन्स आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यानी जो हमारे पास वेरिएबल हैं इनके कोएफिशिएंट से हम लोगों ने इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अननोन्स हमारे पास कितने हो गए, x1 से लेके xn तक। तो हमारे पास कितने सेट्स ऑफ इक्वेशन है, m। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल के जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनके इक्वल आ जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि जो गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं उसमें हम लोग सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास m नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो ग्रेटर आ जाता है तो ये यूनिक सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या करते हैं, यूनिक कंसीडर करते हैं, जिसमें हमारे पास m जो है वो n के इक्वल आता है। तो ये हम लोगों का नंबर ऑफ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैं। अब हम लोगों ने इसे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कैसे जनरेट किया उसके बारे में देख लें। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, हम लोगों ने क्या करना है कि इन नंबर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सोल्यूशन हम लोगों ने निकालना है। तो यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन इज मिनिमम, यानी हमारे पास जो एरर्स होंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस क्या होती हैं कि जो एरर होते हैं हमारे पास, बेसिकली इसको हम ई कह सकते हैं। ये तो जो स्क्वायर्ड डेविएशंस के सम हैं ये आपके पास मिनिमम हो जाएं तो हम लोग क्या कहेंगे, इनके स्क्वायर के सम जो है वो मिनिमम हो जाए, हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। तो इसको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, पीछे जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं उनको अगर हम लोग नेम दे दें, फर्स्ट इक्वेशन को नेम दे दें E1 का, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, A1 x1 प्लस B1 x2 प्लस सो ऑन Bn K1 xn माइनस L1, यानी जो हमने इक्वेशन L1 का नेम दिया था उसमें से उसको माइनस कर दिया जाए। फिर E2 हमने एक सेट ऑफ इक्वेशन बनाई जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, हर वेरिएबल के आगे इस तरह से विद देयर पोलिनोमियल इक्वेशन आपने इसको लिखना होगा माइनस L2 एंड सो ऑन। आप लोग M तक इन इक्वेशंस को नाम दे सकते हो। माइनस LM ओके। सो ये हमारे पास क्या है, इसको हमने ई का नाम क्यों दिया, हम लोगों ने इसको ई का नाम इसलिए बेसिकली दिया कि ये एरर्स हैं। मैंने कहा कि हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स की, कि जो आपके ये जो एरर्स हैं या जो रेजिडुअल्स हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो मिनिमम हो जाए। तो उस डेफिनेशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इनको हम लोगों ने रेजिडुअल्स या एरर का नेम दे दिया। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको मैं एस का नेम देती हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग के इन जो आपकी एरर्स हैं ये जो आपके रेजिडुअल्स हैं उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे ये क्या है आप लोगों के पास, दिस इज बेसिकली मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ method of least square for solution of set of equations।
अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन करनी है, क्योंकि आपको पता है जब इस तरह से हमारे पास स्क्वायर्ड और सम में मौजूद हों तो हम लोग उसको डेरिवेट करके उसको मिनिमम कर सकते हैं। तो हर सेट ऑफ इक्वेशन को अब हम लोगों ने मिनिमम करना होगा। जब हम लोग इसको पार्शली मिनिमम कर देंगे, पार्शली डेरिवेट करके मिनिमम कर देंगे, तो हमारे पास जो कुछ रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। समेशन ए स्क्वायर, आपको नज़र आ रहा होगा, x1 प्लस समेशन ए बी x2 प्लस समेशन ए सी x3 प्लस सो ऑन समेशन ए के xn इज इक्वल्स टू समेशन ए एल। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। सोन इस तरह से आपके पास 100 इक्वेशंस बन जाएंगी n तक, जितने भी हमें सेट ऑफ इक्वेशन चाहिए होते हैं। सो ये आप लोगों को लेजेंड्रे ने, एंड्रियन मैरी लेजेंड्रे था जिसने ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स हमें बताया, जिसमें हम लोगों ने एरर्स को बनाकर उनके स्क्वायर के सम को हम लोग डेरिवेट करके जो है वो नॉर्मल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और उन नॉर्मल इक्वेशन से हम लोग बेसिकली जो है कोएफिशिएंट्स निकालते हैं, इन अननोन वेरिएबल्स के आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास मेथड हो गया, जिसको हम लोगों ने कहा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यही आपकी टर्म थी जिससे हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस को जनरेट किया करते थे। ये बेसिकली आपकी क्या है, नॉर्मल इक्वेशन जो लास्ट में मैंने लिखी हैं। नॉर्मल इक्वेशंस हम लोग लिखते कैसे हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हुआ है। नॉर्मल इक्वेशन जनरेट कैसे की जाती है ये मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा। आप लोगों ने लीनियर मेथड तो पढ़ लिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन भी कर लिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना सीखा थ्रू नॉर्मल इक्वेशन, जिसे आप लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया करते थे, और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग उनके आंसर्स निकालते थे। अब आते हैं लीनियर इक्वेशंस की तरफ। अगर आप लोगों को कहा जाए कि लीनियर सेट ऑफ इक्वेशन के आंसर निकालें तो आप लोग उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग क्या होती है। वेरी ऑफन इन प्रैक्टिस अ रिलेशनशिप इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। हमारे पास क्या होता है कि जब जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स का एक से ज़्यादा वेरिएबल में फाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स डिपेंड ऑन द रेडियाई एंड वेट्स ऑफ रेडियाई एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स डिपेंड ऑन द रेडियाई। अच्छा, जो सर्कमफेरेंस होता है यानी उसका फॉर्मूला आपके सर्कल का वो डिपेंड कर रहा होता है रेडियाई के ऊपर, यानी रेडियस के ऊपर। जितने भी रेडियस होते हैं उनके जो होता है फॉर्मूला उसके ऊपर डिपेंड कर होता है। इसी तरह से वेट्स ऑफ अडल्ट मेल्स डिपेंड, जो आपके मेल्स के जो हैं वो वेट्स डिपेंड करते हैं, उनकी हाइट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और उनकी एज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि उनका वेट क्या है। So class, we are studying about the curve fitting. What is the curve fitting diagram? ये सारी डायग्राम और लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि स्कैटर डायग्राम क्या होती है, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको आपके लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में बताया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्व फिटिंग क्या होता है। स्ट्रेट लाइन तो हमने फिट करना सीख ली, और स्ट्रेट लाइन यानी रिग्रेशन इक्वेशन, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लाइन हम लोगों ने निकाल ली। अब हमने कर्व फिटिंग से हम लोगों ने सीखना है कि जब इक्वेशंस लीनियर नहीं भी होती हैं तब हम लोग किन सूरत में कर्व को फिट कर सकते हैं, या कर्व इक्वेशंस क्या होती हैं। Very often in practice, a relationship is found to exist between 2 or more variables. For example, circumference of circles depend on their radii, weights of adult males depend on some degree on their heights, and heights of children depend on their ages. यानी समटाइम्स क्या होता है क्लास के हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे सर्कमफेरेंस का रेडियाई के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, इसी तरह से जो हाइट्स का है
वो वेट के साथ कर रहा है और एज के साथ उसका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है. व्हेन वी से दैट टू थिंग्स आर रिलेटेड वी मे मीन दैट द कनेक्शन बिटवीन देम इज वेरी डेफिनेट एंड अनचेंजेबल. जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में कनेक्शन है या आपस में वो रिलेटेड हैं, तो वो डेफिनेट रिलेशन हो सकता है और अनचेंजेबल हो सकता है. बट अनचेंजेबल और या ऐसा होता है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लूज कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग. या हो सकता है कि वो डेफिनेट रिलेशन ना हो, कोई लूज किस्म का रिलेशन हो, यानी बहुत कम रिलेशन हो. जैसे कि अगर हम लोग फाइंड करना चाहें रिलेशन इस मार्कर और कैलकुलेटर के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करना चाहें, तो इस तरह सबके लूज रिलेशन भी हमारे पास हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन द केस ऑफ सर्कमफेरेंस सी, यानी जब हम सर्कमफेरेंस सी का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग जो है वो रेडियाई को भी पढ़ते हो और जो है आप लोग इसको एक डेफिनेट, जस्ट वेट अ मिनट, आप इसको क्या है डेफिनेट रिलेशन कह सकते हो. यहाँ पे लिखा हुआ है इन द केस ऑफ सर्कमफेरेंस सी एंड रेडियस आर ऑफ अ सर्कल द रिलेशनशिप इन इज डेफिनेट. यानी इसके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेट रिलेशनशिप है. और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल्स टू 2πr. ये तो आप लोगों को पता है कि जो डेफिनेट रिलेशन होता है वो हमारे पास C इज इक्वल्स टू 2πr के इक्वल होता है. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी बुक में, फॉर एनी गिवन रेडियस देर इज वन एंड ओनली वन सर्कमफेरेंस. यानी एक रेडियस के लिए एक ही सर्कमफेरेंस होगा. एंड दिस रिलेशनशिप ऑफ R टू C रिमेन्स द सेम. और R और C का आपस में जो रिलेशनशिप है वो सेम रहेगी. यानी C इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस, R इज इक्वल टू रेडियस. ये एक डेफिनेट रिलेशन है दोनों के दरमियान में, तो ये सेम रहेगा. हर R की वैल्यू के लिए C की एक वैल्यू होगी आपके पास. इन सच केस द रिलेशन इज कॉल्ड द मैथमेटिकल रिलेशन. ऐसा रिलेशन जो है मैथमेटिकल रिलेशन कहलाता है. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इन द केस ऑफ हाइट्स एंड एजेस ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम हाइट्स और एजेस ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करें, द कनेक्शन इज बाय नो मीन्स सो शार्पली डिफाइंड. यानी इसको हम बहुत ही शार्पली डिफाइंड नहीं कर सकते हैं कि अगर जो एक एज की चिल्ड्रन है, फॉर एग्जांपल अगर 5 इयर्स ओल्ड का एक बच्चा है, हम उसको कह सकते हैं कि उसकी हाइट जो है 2 फीट या 2 जो है वो फिट होती है. तो ज़रूरी नहीं है हर 5 इयर्स ओल्ड के बच्चे की 2 हाइट ही हो. सो हाइट्स और एजेस का रिलेशन एक डेफिनेट रिलेशन नहीं है. यानी हर एक एज की वैल्यू के लिए एक हाइट नहीं आपके पास आएगी, डिफरेंट हाइट्स हो सकती हैं. दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज बाय नो मीन्स ऑफ शार्पली डिफाइंड. यानी इसको हम बहुत ही स्ट्रेट किस्म के शार्पली को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ट्रू दैट फॉर ईच चाइल्ड एज देयर इज़ वन एंड ओनली वन हाइट, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक जो एज के बच्चे की जो हाइट हो वो सेम हो, क्योंकि हर एज के जो हाइट्स होती हैं वो वेरी कर रही होती हैं. चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज वेरी इन हाइट्स, सो सच अ रिलेशन इज कॉल्ड रिग्रेशन रिलेशन. तो इस किस्म के रिलेशन को हम रिग्रेशनल रिलेशन भी कहते हैं. अ स्टैटिस्टिशियन यूजुअली डील्स विद द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रिग्रेशनल रिलेशन. और स्टैटिस्टिक जो है वो इस तरह के रिग्रेशनल रिलेशंस के ऊपर डील करती है. इन मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे स्टैट्स के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज अननोन. यानी वेरिएबल्स के दरमियान में एग्जैक्ट रिलेशन बहुत कम पाया जाता है. इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू एक्सप्रेस सच अ रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग टू द वेरिएबल. तो ऐसे रिलेशन को हम लोग एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कि उनके वेरिएबल्स को कनेक्ट करके बनाई जाती है. In order to find such an equation, ऐसी इक्वेशन को निकालने के लिए the statistician first of all collects data showing corresponding values of the variables under consideration. यानी उन variables की जो है वो data collect किया जाता है. Then these values are then plotted as a scatter diagram. तब उन values को, उन data को scatter diagram पे plot कर दिया जाता है. plot करने के बाद जैसी भी आपकी जो वो मतलब शेप बनती है आपके कर्व की या स्ट्रेट लाइन बनती है, जो भी आपके वो प्लॉट्स हमें शो कर रहे होते हैं, ट्रेंड बेसिकली, तो वो हमारे पास क्या होता है, वैसा हम लोग रिलेशन जो है एक इक्वेशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं.
तो फ्रॉम द स्कैटर डायग्राम इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू विजुअलाइज अ स्मूथ कर्व अप्रोक्सीमेटिंग द सेट ऑफ डाटा सच अ लाइन और कर्व इज कॉल्ड एन अप्रोक्सीमेटिंग कर्व। तो इस तरह का जो हम लोग स्कैटर डायग्राम से जो एक व्यू लेते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि वो हमें क्या ट्रेंड बता रहा है, कोई कर्व दे रहा है या कोई ट्रेंड बता रहा है या कोई लाइन बता रहा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटिंग कर्व कहा जाता है। The general problem of finding equations of approximating curves which fit given sets of data is called curve fitting। यानी अब उस जनरल ट्रेंड को जो हम लोगों ने उस ग्राफ में देखा होता है, स्कैटर डायग्राम में प्लॉट करने के बाद जो हमें शेप नज़र आती है, वो कर्व है या कोई ट्रेंड है, उसको विजुअलाइज करने के बाद हम लोग क्या है इक्वेशन को फिट करते हैं। उस इक्वेशन को फिट करना क्या होता है, बेसिकली कर्व फिटिंग। ठीक है, सो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्व फिटिंग। अब इक्वेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं इन कर्व्स के लिए, ये देख लें। We list below several common types of approximating curves and their equations। हमारे पास नीचे डिफरेंट टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनके कर्व्स भी हमें बताए गए हैं कि वो किस किस्म के कर्व्स हमें देती हैं। ऑल लेटर्स एक्सेप्ट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स। एक्स और वाई वेरिएबल है हमारे पास, और जो एक्स और वाई के अलावा जितने भी हैं हमारे पास वो कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर ऑफन रेफर टू एज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्टिवली। यानी एक्स को हम लोग अक्सर जो है अपनी इक्वेशंस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करते हैं। ऑल दो दीज रूल्स कैन बी इंटरचेंज, ये रूल्स इंटरचेंज हो सकते हैं, वो हमारी नोटेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम x को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं या y को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। सो keeping the same terminology as x independent variable and y as dependent variable, we will read about these equations and we will learn that which type of equation shows which type of curve। So y is equals to a plus bx shows that it is a straight line, क्योंकि ये एक लीनियर रिलेशन है, और जब एक लीनियर रिलेशन इस किस्म का होता है जिसमें a एक कांस्टेंट होता है प्लस b इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट होता है, तो वो हमेशा जो है वो लीनियर रिलेशन होता है, और ये बेसिकली लीनियर रिग्रेशन लाइन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन भी इसको कहा जाता है। ये स्ट्रेट लाइन को शो करती है हमेशा। सेकेंड इक्वेशन जो है y is equals to a plus bx, यहाँ पर आपको शो हो रही है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र। जब आपके पास एक और कांस्टेंट और एक और वेरिएबल विद द सेकेंड पावर आ जाता है, यानी एक x की पावर 1 है और दूसरे x की पावर स्क्वायर में आ गई है, ऐसी इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये आप लोगों ने अपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब जिसमें वेरिएबल की पावर यानी वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 3 तक जाती है, उसको हम लोग क्यूबिक कर्व भी कह सकते हैं। एंड सो हाइपरबोला भी इसको बोला जाता है इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, nth डिग्री कर्व। हमारे पास nth डिग्री कर्व भी हो सकता है। द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन अबव इक्वेशन आर कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स। अब इन इक्वेशंस के जो राइट साइड हैं, यानी a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, और जो कि पॉलिनोमियल्स फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और nth डिग्री तक हो सकते हैं। दीज फंक्शंस डिफाइंड बाय द फर्स्ट 3 इक्वेशंस आर समटाइम्स कॉल्ड द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस रिस्पेक्टिवली। ये फंक्शंस जो है वो लीनियर, फर्स्ट वन जो इक्वेशन है वो लीनियर फंक्शन कहलाती है, सेकंड वन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, एंड थर्ड वन क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। सो द फंक्शन गिवन बाय द फर्स्ट डिग्री function given by the first degree equation y is equals to a plus b as x called the linear function because all pairs of values of x and y of such a function when plotted on a graph paper lie on a straight line। यानी अब मैं आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ। ये बेसिकली हमें इक्वेशन क्या देती है। अगर फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिग्रेशन इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, हमें क्या बताता है, जब इसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन देता है। इस तरह से हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स हो। तो ऐसी जब हमारे पास इक्वेशन हमेशा बनती है उसको हम लोग लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। और ऐसी लाइन हमेशा जो है वो जो हमें कोई कर्व नहीं देती है, ये हमेशा ग्राफ पे शो, जब हम प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बताती है, यानी कोई ट्रेंड बताती है। अगर आपके पास जो आपका स्लोप है यानी b जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी प्लस के साथ होगा, देन इट शोज दैट ट्रेंड इज अपवर्ड, यानी हमारी ये लाइन जो है इसकी स्लोप जो है वो अपवर्ड होगी। और जब ये हमारे पास b नेगेटिव वैल्यू देता है, यानी ये वाला जो स्लोप होती है हमारी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इट शोज दैट दिस लाइन
मूव्स डाउनवर्ड्स, और जब ये डाउनवर्ड मूव करती है इट शोज़ कि नेगेटिव ट्रेंड है हमारे पास। तो ये फर्स्ट हमारी लीनियर इक्वेशन है और ये हमारे पास ये ग्राफ हमें बता रही होती है। देन सेकेंड काइंड ऑफ इक्वेशन इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। और पैराबोला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह की होती है। और पैराबोला का ग्राफ हम कैसे शो करते हैं मैं आपको दिखा दूं। जब हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी a प्लस बी एक्स plus cx square, it is called the quadratic equation and the shape it shows on the scatter diagram it becomes a parabola। और ये पैराबोला जो होती है कुछ इस तरह की होती है हमारे पास। आप कह सकते हैं कि एक तरह का साइकिल होता है, मतलब आपको साइकिल की लैंग्वेज समझ नहीं आएगा। एक तरह का ट्रेंड होता है, आपके पास एक कर्व बन रहा होता है जिसमें पहले हमारे पास कर्व डाउनवर्ड मूव कर रहा है, देन एक स्टेशनरी पॉइंट पे है, देन इट गोइंग अपवर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, पैराबोला। ऐसी इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास जो वाई हैट होता है वो उसमें बी यानी स्लोप और सी जो है वो भी पॉजिटिव होता है, यानी सी की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव होगी, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इसको हम लोग पैराबोला कर्व भी कहते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी पैराबोला हमारे पास क्या है। लेकिन पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है, नेगेटिव पैराबोला भी हो सकता है, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये नेगेटिव जो पैराबोला होता है इसमें क्या होता है हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ना, a प्लस बी एक्स, हो सकता है कि c की वैल्यू वो नेगेटिव हो सकता है, जो आपकी b की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन c की वैल्यू नेगेटिव है। सो इट डिपेंड्स ऑन दीज वैल्यूज, आप इनको नेगेटिव भी कह सकते हो। जब आपके पास स्लोप और c की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी तो कर्व आपका जो है वो कुछ इस तरह का ट्रेंड यानी डाउन साइड में शो करेगा। पहले अपराइज करेगा, राइज करने के बाद स्टेशनरी पॉइंट के बाद डाउनवर्ड्स आ जाएगा, यानी c की वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड्स आ रही है। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या है, पहले जो हमारे पास ट्रेंड बन रहा है कर्व का वो कुछ इस तरह से ट्रेंड है कि पहले डाउनवर्ड आ रहा है, देन स्टेशनरी एंड देन इट गोज अपवर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन इसको कहा जाता है, या सेकेंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहा जाता है। तो कर्व की कनकेवनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कर्व की कनकेवनेस शो कर रही होती है कि हमारे पास ये नेगेटिव पैराबोला बनेगा या पॉजिटिव पैराबोला बनेगा। देन हमारे पास आती है थर्ड डिग्री इक्वेशन। और थर्ड डिग्री इक्वेशन में हमारे पास यानी हमारे वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होती है, क्यूब। जब हमारे पास इस तरह का फंक्शन होगा, इस तरह की इक्वेशन होगी, देन इट शोज कि हमारे पास जो हमारा पोलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है। और थर्ड डिग्री इक्वेशन जो होती है वो ग्राफ में हमेशा कैसी बनती है, ये देखें। जो थर्ड डिग्री इक्वेशन होगी इसमें हमारे पास कुछ इस तरह का एस बनेगा, ठीक है, ये देखें। सेम इसी तरह से ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि कर्व की स्लोप क्या बनेगी। तो ये एक एस की शक्ल बन रही है इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एस जो है वो बना हुआ है लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, बेसिकली हमारे पास थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है। इसको हम लोग जो है थर्ड डिग्री कर्व भी कहते हैं और क्यूबिक कर्व भी इसको कहा जाता है। तो ये बेसिक हमारे पॉलिनोमियल्स थे, बेसिक इक्वेशंस थी जो कर्व फिटिंग में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन थी, आप लोगों ने इसको जब लीनियर इक्वेशन को बनाया, ड्रॉ किया, तो मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन जो होती है, मैं इसको ज़रा ऊपर बनाकर बताती हूँ ताकि आपको पता लगे। इसमें कोई भी आपके पास जो है वो शो नहीं किया गया, कोई भी कर्व नहीं शो किया गया, यानी आपकी लाइन स्ट्रेट थी। फिर उसके बाद जो पैराबोला बनी उसमें आपके पास एक ओनली वन, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, ये आपके पास वन जो है वो हम्प टाइप शो किया गया है, हम्प, इसको हम्प भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जब थर्ड डिग्री थी तो आपके टू हम्प्स कर्व के शो हो रहे हैं। जब आपकी सेकेंड डिग्री थी तो वन हम्प शो हो रहा है। जब आपकी 1 डिग्री थी तो 0 हम्प शो हो रहा है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस डिग्री की इक्वेशन होती है वैसी आपके ग्राफ को एक पावर हम लोग कम कर सकते हैं। यानी अगर आपकी इक्वेशन जो होगी वो nth डिग्री होगी, फॉर एग्जांपल nth डिग्री इक्वेशन होगी, तो हमारे पास कर्व की जो
बेंड्स होंगे, कर्व के जो हम्प्स होंगे वो कैसे होंगे आप लोग देख सकते हो, n-1, यानी इस nth डिग्री से एक नंबर कम हमारे पास हमारे कर्व में शो होते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी ये हमारे पास हाइपरबोला, पैराबोला क्या होती हैं और क्या डिग्री इक्वेशंस होती हैं, इनको हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और टाइप की कर्व्स भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं क्लास। हमारे पास एक टाइप का कर्व होता है एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता है और इसकी शेप कैसी होती है उसके बारे में देख लें। एक्सपोनेंशियल कर्व ये एक रेयर किस्म की इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये कोई पॉलिनोमियल्स नहीं है, लेकिन इनके रिलेशन जो होते हैं वो रेयर किस्म के होते हैं। और ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं आप लोगों ने इसी तरह से इनको याद करना है। जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है वो हमेशा इक्वल होता है y इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b की पावर x। समटाइम्स कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान में जो इस तरह के क्रिएट होते हैं। जब y x के साथ कुछ इस तरह से रिलेट होगा कि जो b यानी स्लोप की पावर में वेरिएबल आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल कर्व होगा। और एक्सपोनेंशियल कर्व हमेशा जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, यानी ये कनकेव कर रहा होता है, स्लाइटली जो है वो कनकेव करेगा, बहुत स्लाइटली कनकेव कर रहा होगा। यानी अगर लीनियर इक्वेशन इस तरह से होती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो हल्की सी जो ये कर्व जो है वो कनकेव करना शुरू कर जाएगा, इस तरह स्लाइटली कनकेव करेगा, तो वो आपके पास स्लाइटली कनकेवनेस एक्सपोनेंशियल को शो करती है। यानी ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकती है ये इक्वेशन लाइक दिस। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व है और उसका जो फंक्शन होता है जो आपने याद रखना है y इक्वल्स टू a इंटू बी की पावर x होता है। और इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हम सिंपली इन इक्वेशन पे लोग ले लेते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के बताऊंगी। लोग लेने के बाद हम लोग उसको कोई नेम दे देते हैं कॉन्स्टेंट्स का और हम लोग उसको निकाल लेते हैं। देन सेकंड एक और रेयर किस्म की इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल्स के अलावा, वो इक्वेशन है हमारे पास ज्योमेट्रिक कर्व। ज्योमेट्रिक रिलेशन हमारे पास, ये ज्योमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग a इंटू ई की पावर बी एक्स करते हैं, यानी x और y का रिलेशन कुछ इस तरह से है कि बी एक्स जो है वो एक्सपोनेंट की पावर में आ जाए, ठीक है। और a और बी एक्स और एक्सपोनेंट का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन में हो। यहाँ पर मैं इसको डॉट के साथ शो कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो जब हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन हो a इंटू ई की पावर बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो वो हमारे पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिक फंक्शन को या ज्योमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहा है हमारे पास। तो कर्व फिटिंग में ये हमें अक्सर जो है वो इस किस्म के रिलेशंस जो है फंक्शंस के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान में देखने को मिलते हैं। तो ज्योमेट्रिक जो है कर्व हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक कर्व की शेप भी आपको बता देती हूँ। जैसे आपके पास एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा होता है, ज्योमेट्रिक इसके बिल्कुल उलट आ जाता है। यानी अब जो ज्योमेट्रिक कर्व बनेगा, मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ, इस तरह से ग्राफ में ज्योमेट्रिक कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये भी स्लाइटली जो होता है वो इंक्रीज ही कर रहा होता है, लेकिन डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा होता है। यानी इसका जो आप कह लें ये जो बेंड है ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और इसी तरह से ये नेगेटिव ज्योमेट्रिक कर्व हो गया आपके पास, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल था वो हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा था, ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिक जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह उनका वो कर्व बनाइए। बस आप लोगों ने याद रखने के लिए करना है, इट इज़ कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक फंक्शन, ज्योमेट्रिक कर्व, जिसको आपने याद रखना है। ये आप लोगों ने आज कर्व्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जब हमारे पास ये रिलेशंस या ये इक्वेशंस होती हैं, इनको हम लोग कैसे नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं या इनके हम लोग कैसे जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं।